अच्छा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास में हम लोग एनर्जी रिसोर्स को लेके थोड़ा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। और पिछले क्लास में जैसे हम लोग सोलर एनर्जी मतलब सौर शक्ति और फिर वायु शक्ति, भूतापीय शक्ति, हाइड्रो पावर, टाइडल एनर्जी मतलब ज्वारीय शक्ति, ये सब को लेके हम लोग डिस्कशन किए थे। आज का क्लास में हम लोग जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस मतलब जो पुनर्नवीकरण अयोग्य जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनको लेके डिस्कशन शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कोल मतलब कोयला को लेके। तो आप लोग हेडिंग कर लीजिए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसका नीचे कोल, उसका नीचे कोल। अच्छा, तो कोल या फिर कोयला एक ऐसे ऊर्जा के संसाधन है जो दुनिया में लगभग 250 से 350 मिलियन ईयर्स पहले तैयार हुआ था। कोल एक ऐसा संसाधन है जो दुनिया में 250 से 350 मिलियन ईयर्स पहले तैयार हुआ था। और जो जियोलॉजिकल एज में कोल तैयार हुआ था उस एज का नाम है कार्बोनिफेरस एज। जो जियोलॉजिकल एज में कोल तैयार हुआ था उस एज का नाम है कार्बोनिफेरस एज। आप लोग नोट कर लीजिए कार्बोनिफेरस एज। तो इस जियोलॉजिकल एज में कोल दुनिया में तैयार हुआ था। अब सवाल उठता है कि कोल दुनिया में कैसे तैयार हुआ था, कोयला दुनिया में तैयार हुआ था कैसे। तो तब मतलब आज से 250 से 350 मिलियन ईयर्स पहले जब मतलब उस समय का जो पेड़ पौधे, उस समय का जो पशुएं थे वो जब मर गए, उनका जो डेड बॉडीज़ था वो डेड बॉडीज़ का ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी वगैरह और दूसरा डेड बॉडीज़ वो एक का ऊपर एक चढ़ता गया। और इसके कारण सबसे निचला भाग का जो डेड बॉडीज़ थे उसका ऊपर हीट और प्रेशर के चलते वो आहिस्ता आहिस्ता कोयला में रूपांतरित हुआ। तो ये जो प्रक्रिया है कोयला तैयार होने का प्रक्रिया, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोलिफिकेशन। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोलिफिकेशन। ये टर्म भी आप लोग नोट कर लीजिए, कोलिफिकेशन, COALIFI। एक सेकेंड, COALIFI CATION, इट वॉज कॉल्ड एज कोलिफिकेशन। तो कोलिफिकेशन का मतलब ये कोयला तैयार होने का जो प्रक्रिया। और कैसे तैयार हुआ, जैसे हम बोले थे कि जैसे जैसे उस समय का जो पशुएं थे, वनस्पति थे, जैसे जैसे वो मर गए, उनका जो डेड बॉडीज़ था उनका ऊपर और डेड बॉडीज़ गिरता गया, उनका ऊपर मिट्टी चढ़ता गया और आहिस्ता आहिस्ता एकदम सबसे निचली भाग का जो डेड बॉडीज़ थे वो हीट और प्रेशर का चलते वो आहिस्ता आहिस्ता आपका कोयला में रूपांतरित हुआ। तो ये जो कोयला ये एक ऐसा संसाधन है जो आज का दुनिया में बहुत ही वाइटल एक संसाधन है। और कोयला का अलग अलग वैरायटीज़, अलग अलग किस्म भी होते हैं। तो ये अलग अलग वैरायटीज़ का कोयला ये होता है कि कोयले में कितना परसेंट कार्बन है, कोयले में कितना परसेंट कार्बन है। तो जितना ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज रहेगा वो कोयला उतना बेहतरीन होगा। तो कार्बन का परसेंटेज का हिसाब से हम लोग कोयले को 4 तरह की कोयले को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। एक है पिट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिनस और चौथा है एंथ्रासाइट। चले डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ कोल, कोयला का परसेंटेज का ऊपर डिपेंड करके हम लोग 4 अलग अलग किस्म के कोयले को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्या क्या? पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। इसमें सबसे मतलब खराब वैरायटी है कोयला का वो है पिट। उसमें सबसे कम परिमाण कार्बन रहता है। और सबसे बढ़िया वैरायटी है एंथ्रासाइट, क्योंकि एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा परिमाण कार्बन उपस्थित है। लेकिन ये भी याद रखना है कि
हमारे देश में कोयला का रिजर्व्स है, इंडिया में भी कोल माइंस है, और दुनिया में जितना कोयला है इंडिया में उसका मतलब लगभग 5% इंडिया में उपस्थित है। और जैसे जैसे आप लोगों को मालूम है, जैसे जो एरिया में हम लोग रहते हैं, रानीगंज, फिर झड़िया, बोकारो, ये सब जगह में कोल फील्ड्स मिलते हैं। इसका अलावा अगर आप उड़ीसा में जाएंगे तो वहाँ भी कुछ कुछ कोल फील्ड्स, कोलियरीज मिलेंगे। मध्य प्रदेश में जाएंगे, आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ भी कुछ थोड़ा बहुत कोलियरीज नज़र आएगा। लेकिन ओवरऑल याद रखना है कि दुनिया में जितना कोयला है उसका सिर्फ 5% इंडिया में प्रेजेंट है। और ये भी याद रखना है कि कोयला एक ऐसा संसाधन है जो पुनर्नवीकरण अयोग्य है। जो पुनर्नवीकरण अयोग्य है मतलब उसका परिमाण सीमित है, और जिस हार में हम लोग कोयला को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अगला 200 साल में कोयला ख़त्म हो जाएगा दुनिया से। अगला 200 साल में कोयला दुनिया में ख़त्म होने वाला है, क्योंकि कोयला का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कोयला को लेके बहुत सारे समस्या हमारे पास उपस्थित है। तो पहला जो समस्या हम लोग सोच सकते हैं कि कोयला ज़मीन का नीचे से उत्तोलन करने का जो प्रक्रिया है, क्योंकि कोयला तो ज़मीन का नीचे है, ये खनिज पदार्थ है, तो ज़मीन का नीचे से उसको उठाने के लिए खदान या फिर खोदने का काम करना पड़ता है। तो वो जो खदान या फिर खोदने का काम वो पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है, और खदान या फिर माइनिंग का जो हानिकारक प्रभाव वो हम लोग पहले आलोचना कर चुके हैं। इसका अलावा जब भी हम लोग कोयला को जलाएंगे, कोयला जलाने से बहुत ज़्यादा परिमाण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हो गया दूसरा समस्या। तीसरी समस्या ये है कि कोयला का दहन से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है ऐसा नहीं, उससे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब सल्फ़र का जो ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड्स हैं वो भी उत्पन्न होते हैं। और ये सल्फ़र और नाइट्रोजन का ऑक्साइड से ये जब वायुमंडल में ये सब ऑक्साइड्स जाते हैं, वायुमंडल में उपस्थित पानी के प्रभाव से ये ऑक्साइड्स सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में रूपांतरित होते हैं। तो वो एसिड फिर बरसात के साथ दुनिया में गिरते हैं, जिसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। तो मतलब कोयला का दहन से दो बहुत प्रोमिनेंट समस्या हमारे सामने आया। एक है ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न होने से, और दूसरा है एसिड रेन, क्योंकि कोयला जलाने से सल्फ़र का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड ऐसे गैसेस भी तैयार होते हैं। तो ये होगी आपका कोयला को लेके समस्या। लेकिन फिर भी समस्या होने का बावजूद कोयला का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। कौन सेक्टर में ज़्यादा है? कोयला का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है पावर सेक्टर में। जैसे आप एनटीपीसी का नाम सुने होंगे, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करते हैं, और उनका जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कोयला का ऊपर निर्भरशील है। वो लोग कोयला को जलाते हैं, तो इसी के कारण कोयला का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे समस्याओं भी बहुत ज़्यादा है। तो पहले एक सवाल लिखिए, पहले आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन, डिस्कस कोल एज अ रिसोर्स। डिस्कस कोल एज अ रिसोर्स। कोयले को एक संसाधन के आकार में आलोचना कीजिए। डिस्कस कोल एज ए रिसोर्स। 2 नंबर लिखिए। नंबर 2, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ यूजिंग कोल? What are the problems associated with using coal? मतलब कोयला का इस्तेमाल से जो समस्या उत्पन्न होती है वो क्या है? What are the problems associated with using coal? ठीक है, अच्छा। इसके बाद हम लोग पेट्रोलियम मतलब तेल को लेके आलोचना करेंगे। अच्छा, एक
बात याद रखना है कि पेट्रोलियम आज की दुनिया का जो अर्थव्यवस्था है उसका लाइफलाइन है। मतलब अगर आज की दुनिया का अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक चलना है तो पेट्रोलियम का सप्लाई, पेट्रोलियम का अवेलेबिलिटी ये ठीक होना चाहिए। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हमारे देश में पेट्रोल का दाम अचानक से बहुत बढ़ रहा है, तो अब वो 90 रुपये से ज़्यादा हो गया है पर लीटर। तो ये एक बहुत चिंता के कारण है, क्योंकि जैसे जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ेगा उसके साथ ही दूसरी चीज़ों की दाम भी बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो पूरी तरह से पेट्रोल और डीजल का ऊपर निर्भरशील है। तो जैसे कोयला ज़मीन में तैयार हुआ था, उसी सेम प्रक्रिया से पेट्रोलियम समुंदर के नीचे तैयार हुआ था। मतलब ज़मीन में तैयार होने के लिए, जैसे हमारे ज़मीन के जो पशुएं थे उनका जो डेड बॉडीज़ थे, प्लांट्स था, वनस्पति थे, उनका जो डेड बॉडीज़ थे, उनका डेड बॉडीज़ से ये कोयला तैयार हुआ। वैसे ही पेट्रोलियम समुंदर के नीचे समुंदरी जीवों से पेट्रोलियम तैयार हुआ था। और ये याद रखना है कि कोल और पेट्रोलियम दोनों तैयार होने में बहुत वक्त लगते हैं। मतलब सालों बीत जाएंगे। साल मतलब यहाँ 100 साल 200 साल नहीं, लाखों साल बीत जाएंगे। उसका बाद कोल और पेट्रोलियम आहिस्ता आहिस्ता तैयार होता है। तो ये याद रखना है कि पेट्रोलियम और कोल तैयार होने में बहुत समय लगता है, लेकिन उनका इस्तेमाल हम लोग काफ़ी जल्दी कर रहे हैं। और हमारी दुनिया का जो अर्थव्यवस्था वो पूरी पेट्रोलियम के ऊपर निर्भरशील है। तो दुनिया में ऐसे 13 देश हैं, 13 कंट्रीज़ हैं। दुनिया में ऐसे टोटल 13 कंट्रीज़ हैं, 13 देश हैं, जिनके पास दुनिया का लगभग 67% पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं। जिनके पास दुनिया का लगभग 67% पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं। और ये जो 13 देश, ये एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं OPEC। हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दे रहे हैं, OPEC। आप लोग नोट कर लीजिए, OPEC। OPEC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। OPEC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? इनका काम है, ये 13 देश को लेके एक ऑर्गेनाइजेशन है और इनके पास दुनिया का 67% पेट्रोलियम का रिजर्व्स है। और जैसे अगर आप सऊदी अरब, आप लोग नाम सुने होंगे, मिडिल ईस्ट कंट्री, सऊदी अरब जैसे देश, उनके पास दुनिया का लगभग 25% पेट्रोलियम है। उनके पास दुनिया का लगभग 25% पेट्रोलियम है। लेकिन आज की दुनिया में जिस हार में हम लोग पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हार से अगर हम लोग पेट्रोलियम का इस्तेमाल करें तो देखा जाएगा कि मोटा मोटी सोचिए कि अगले 40 से 50 सालों में पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएंगे। अगले 40 से 50 सालों में पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो पेट्रोलियम जो हम लोग समुंदर का नीचे से उठा के लेके आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्रूड ऑयल। क्यों? क्योंकि ये समुंदर के नीचे से पेट्रोलियम को उठा के हम लोग सीधा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसको पहले परिशोधन करना पड़ता है। और ये जो पेट्रोलियम का परिशोधन करने का प्रक्रिया, इसको टेक्निकली बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको टेक्निकली बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप लोग नोट कर लीजिए, हम लिख दे रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब ये पेट्रोलियम को या फिर क्रूड ऑयल को परिशोधन करने का एक प्रक्रिया है। ये पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल को परिशोधन करने का एक प्रक्रिया है। और इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का चलते पेट्रोलियम से हम लोगों को तरह तरह की प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसका मार्केट में काफ़ी डिमांड है। जैसे सोचिए केरोसिन, पेट्रोल जिससे हमारे गाड़ियाँ चलते हैं, डीजल, फिर तरह तरह की वैक्स, मोम, एसफॉल्ट, प्लास्टिक, ये सब पेट्रोलियम का परिशोधन से ये सब प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और कोयला की तुलना में
पेट्रोलियम एक बढ़िया फ्यूल है। पेट्रोलियम इज़ अ बेटर फ्यूल, इट्स अ क्लीनर फ्यूल। हाँ, क्योंकि जैसे हम कोयला को जलाते हैं, कोयला जलाने का बाद ऐश रह जाता है ना कोयला जलाने का बाद ऐश, जिसको हम लोग हिंदी में राख कहते हैं, वो राख रह जाता है। लेकिन पेट्रोलियम पूरी तरह से जल जाता है और उससे प्रदूषण थोड़ा बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी ये याद रखना है कि जब भी हम लोग कोई भी कार्बन कंटेनिंग फ्यूल, मतलब ऐसा कोई ऊर्जा का संसाधन जिसका अंदर कार्बन भरा हो, उसको जब भी हम लोग उसको दहन करेंगे, उससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर उत्पादित होगा। और ये भी याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है। तो मतलब ये आलोचना से ये बात ज़रूर समझ में आएगा कि कोयला की तुलना में पेट्रोलियम बेहतर है, लेकिन पेट्रोलियम से भी पर्यावरण का प्रदूषण होता है, क्योंकि जब भी हम लोग पेट्रोलियम का दहन करेंगे उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये तो एक बात। दूसरी बात, जब हम समुंदर के नीचे से पेट्रोलियम को उठा के ले आते हैं, उस प्रक्रिया से समुंदरी जो वास्तुतंत्र है, उस वास्तुतंत्र को हम लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो उससे भी समुंदर का जो प्राणी है, समुंदर का जो जीव है, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो ये है दोनों प्रधान समस्या पेट्रोलियम का इस्तेमाल को लेके। और हमारे देश में कुछ कुछ जगह में पेट्रोलियम उपलब्ध हैं, जैसे असम का डिगबॉय में, आप लोग बॉम्बे हाई का नाम सुने होंगे। फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियों का जो डेल्टेक एरियाज़ हैं, डेल्टाज़ हैं, वहाँ भी पेट्रोलियम उपलब्ध है। तो हिंदुस्तान में, हमारे देश में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ मिलते हैं? असम का डिगबॉय में, बॉम्बे हाई में, और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब बृहद नदियों के डेल्टा एरियाज़ में पेट्रोलियम उपलब्ध है। तो आप पहले एक क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग लिखिए, डिस्कस पेट्रोलियम एज ए रिसोर्स। डिस्कस पेट्रोलियम एज ए रिसोर्स। उसके बाद लिखिए सजेस्ट some advantages and disadvantages. Suggest some advantages and disadvantages of using petroleum as a fuel. Suggest some advantages and disadvantages of using petroleum as a fuel. ठीक है। अच्छा, मतलब पेट्रोलियम को एक ऊर्जा के हिसाब से इस्तेमाल करने का क्या सुविधा है और क्या असुविधा है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आलोचना करेंगे नेचुरल गैस को लेके, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक गैस। अच्छा, पहला बात ये याद रखना है, ये जो प्राकृतिक गैस, ये प्राकृतिक गैस आपका समुद्री इलाका में ज़्यादा मिलता है और पेट्रोलियम का साथ ही मिलता है। तो जहाँ जहाँ समुंदर का नीचे पेट्रोलियम का रिजर्व्स, पेट्रोलियम का डिपॉजिट्स मिला है, उसका ऊपर पहले नेचुरल गैस का एक कैप रहता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में गैस कैप बोलते हैं। तो जब भी आप समुंदर के नीचे से पेट्रोलियम को बाहर लाएंगे, तो पहले गैस बाहर आएगा और उसको बोलते हैं नेचुरल गैस। और पहले गैस बाहर आएगा, उसके बाद पेट्रोल बाहर आएगा। तो ये जो नेचुरल गैस है या फिर प्राकृतिक गैस है, ये एक गैसीय संमिश्रण है। तरह तरह की गैस की संमिश्रण इसमें उपस्थित है। लेकिन ये याद रखना होगा कि नेचुरल गैस या फिर प्राकृतिक गैस में लगभग 95% आपका मीथेन है। प्राकृतिक गैस में लगभग 95% आपका मीथेन है। और मीथेन का अलावा प्राकृतिक गैस में छोटा परसेंटेज में, कम परसेंटेज में प्रोपेन और इथेन जैसा गैस भी मिलता है।
लेकिन ये याद रखना होगा कि प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक परिमाण जो गैस उपस्थित है वो है मीथेन, लगभग 95%। और मीथेन को छोड़ के प्रोपेन, इथेन, इन जैसे गैसेस भी उसमें उपस्थित हैं। और जैसे कि हम पहले भी बोले थे कि प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस का पेट्रोलियम का साथ ही उपस्थित रहता है समुद्र के नीचे। जैसे जैसे हम पेट्रोलियम निकालने की कोशिश करेंगे, पहले प्राकृतिक गैस बाहर आएगा, उसके बाद पेट्रोलियम बाहर आएगा। लेकिन प्राकृतिक गैस आज की दुनिया में एक काफ़ी पॉपुलर ऊर्जा की संसाधन हो चुका है। क्योंकि प्राकृतिक गैस बहुत क्लीन बर्निंग है। क्लीन बर्निंग क्यों? क्योंकि प्राकृतिक गैस को आप काफ़ी आसानी से उसका दहन कर पाएंगे और उसके दहन के चलते आपको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्पादित होगा और कोई दूसरी प्रदूषक उत्पादन नहीं होगा। और ये संपूर्ण तरीक़ा से इसका दहन संभव है, मतलब कोई राख नहीं छोड़ता है ये। और प्राकृतिक गैस, क्योंकि ये गैस है, एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत सुविधा होती है। पाइपलाइन के द्वारा इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। जैसे कोयला का ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव है, आपका पेट्रोल का ट्रांसपोर्ट वो भी एक्सपेंसिव है, लेकिन प्राकृतिक गैस एक जगह से दूसरी जगह हम लोग काफ़ी आसानी से ले जा सकेंगे। और इसका तीसरा सुविधा यही है कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू इज़ क्वाइट हाई। हम शब्द लिख देते हैं, टेक्निकल टर्म कैलोरीफिक वैल्यू। अच्छा, तो पहले इस शब्द का मतलब हम लोग समझेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू का अर्थ क्या है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब एक निर्दिष्ट परिमाण ऊर्जा को दहन करने से जितनी परिमाण एक निर्दिष्ट परिमाण फ्यूल को दहन करने से जितनी परिमाण ऊर्जा हमारे पास उपलब्ध होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। और ये जो नेचुरल गैस है उसका कैलोरीफिक वैल्यू है लगभग 50 किलोजूल्स पर ग्राम। उसका कैलोरीफिक वैल्यू है 50 किलोजूल्स पर ग्राम। मतलब अगर हम लोग 1 ग्राम नेचुरल गैस को जलाएंगे या फिर दहन करेंगे, उससे कितनी परिमाण ऊर्जा हमारे पास उपलब्ध होंगे? लगभग 50 किलोजूल्स। तो इसीलिए इसका कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी हाई है। मतलब इसको जलाने से कम परिमाण, इसका दहन करने से भी काफ़ी ज़्यादा परिमाण आपका ऊर्जा उपलब्ध होती है। तो ये एक सुविधा है आपका नेचुरल गैस से। और इंडिया में कुछ जगहों में नेचुरल गैस उपलब्ध है। जैसे हम लोग सोच सकते हैं कि त्रिपुरा में कुछ जगह है, जैसलमेर में कुछ जगह है, मुंबई हाई ऑफशोर एरिया में वहाँ नेचुरल गैस है। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, इन दो नदियों के डेल्टिक इलाकों में नेचुरल गैस उत्पादन है। और आज के ज़माने में नेचुरल गैस काफ़ी पॉपुलर है। आप लोग सुने होंगे कि दिल्ली में जो बस हैं, पब्लिक सर्विस के लिए जो बस हैं, वो पूरा सीएनजी में चलता है। सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्यों? क्योंकि नेचुरल गैस का दहन से प्रदूषण काफ़ी कम होती है और इसीलिए नेचुरल गैस आज का दुनिया में काफ़ी पॉपुलर है। तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसको वो अगर आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल गैस में शिफ्ट हो जाएगा, और नेचुरल गैस अभी दुनिया में काफ़ी परिमाण में उपस्थित भी है, वो अभी बहुत साल चलेगा और उससे हमारे ट्रांसपोर्टेशन का जो समस्या और हमारे तेल पर जो निर्भरशीलता, अगर आप आपका जो स्कूटर है, बाइक है, गाड़ियाँ हैं, सोचेंगे तो वो पूरी तरीके से पेट्रोल या फिर डीजल के ऊपर निर्भरशील है। हमारे पास ऐसे बहुत कम जन है जो बोल पाएंगे कि उसका पास सीएनजी चालित गाड़ियां हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन अगर हमारी जो गाड़ियां हैं उसको हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सीएनजी में रूपांतरित कर पाएंगे तो वो सस्ती भी होगी और उससे प्रदूषण भी कम होगा। तो ये है सीएनजी का कुछ सुविधा। अच्छा, लेकिन सीएनजी का एक असुविधा भी है, और असुविधा यही है कि सीएनजी एक गैसीय मिश्रण है, ये हमको मालूम था। और ये भी मालूम था कि उस गैसीय संमिश्रण में सबसे अधिक परिमाण उपस्थित है मीथेन।
लेकिन ये मीथेन एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग करने का क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर नेचुरल गैस लीक हो जाएगा तो वो मीथेन वायुमंडल में फैल जाएगा और उस फैला हुआ मीथेन से ग्लोबल वार्मिंग का समस्या और वृद्धि पाएगा। तो नेचुरल गैस से समस्या क्या है? नेचुरल गैस से समस्या यही है कि नेचुरल गैस में काफ़ी परिमाण लगभग 95% मीथेन है और इस मीथेन गैस इसका ग्लोबल वार्मिंग करने का जो क्षमता है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है। तो अगर इसका क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होगा तो इस नेचुरल गैस अगर वायुमंडल में लीक करके फैल जाएगा तो उससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और वृद्धि पाएगा। ठीक है, इसका साथ नेचुरल गैस का टॉपिक हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आप लोग नोट कुछ सवाल लिखिए, राइट डाउन। डिस्कस नेचुरल गैस एज अ फ्यूल। Discuss natural gas as a fuel. Discuss natural gas as a resource. Discuss natural gas as a resource. Number two. What are the advantages and disadvantages? What are the advantages and disadvantages of using natural gas? What are the advantages and disadvantages of using natural gas? अच्छा, then we shall begin our discussion with nuclear energy, मतलब जिसको हम लोग पारमाणविक शक्ति बोलते हैं, पारमाणविक ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में किसी को अगर हिंदी टर्मिनोलॉजी मालूम है तो थोड़ा लिख दीजिए। हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी को करेक्ट हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को आइडिया है न्यूक्लियर एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा, तो ठीक है, न्यूक्लियर मतलब पारमाणविक ऊर्जा। हाँ, उसको लेके हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी आप लोग सुने होंगे कि इस ऊर्जा, हाँ, परमाणु शक्ति, वेरी गुड। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी या फिर जिसको हम लोग परमाणु शक्ति या फिर पारमाणविक शक्ति बोलते हैं, इसकी क्षमता को लेके और इसकी क्षमता हम लोग पहले देख चुके हैं। कब? जब दूसरी विश्व युद्ध हुआ था, जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में ये परमाणु बम गिराए गए थे, उसकी शक्ति हम लोग देख चुके थे। तो तभी से इस शक्ति को, इस ऊर्जा को काम में लगाने की सोच हमारे पास आ गई, क्योंकि इस ऊर्जा में इतनी शक्ति, ये इतना पावरफुल है, इससे हम लोग बहुत दिनों तक हमारे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन का काम हम लोग कर पाएंगे। और इसके लिए हमको हमारे पास दरकार है कुछ न्यूक्लियर फ्यूल जो रेडियो एक्टिव मतलब तेजस्क्रिय होगा। रेडियो एक्टिव मतलब तेजस्क्रिय होगा, जिससे कुछ विकिरण होंगे और उस तेजस्क्रिय विकिरण को काम में लगा के हम लोग एनर्जी का उत्पादन करेंगे। और इसके लिए हम लोग जिस मटेरियल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है यूरेनियम। हम नाम लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, यूरेनियम। तो परमाणु शक्ति का इस्तेमाल के लिए हम लोग जिस धातु का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं वो है यूरेनियम। हाँ, क्योंकि ये एक तेजस्क्रिय धातु है और इससे जो विकिरण होता है उस विकिरण को हम लोग काम में लगाते हैं। तो परमाणु शक्ति को काम में लगाने के लिए, उससे ऊर्जा पैदा करने के लिए हम लोग दो प्रोसेस का ऊपर निर्भरशील हैं। एक है न्यूक्लियर फिशन और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। एक है न्यूक्लियर फिशन और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। हम लिख दे रहे हैं नाम, वो भी आप नोट कर लीजिए। न्यूक्लियर फिशन, अगर किसी को इसका हिंदी परिभाषा मालूम है तो थोड़ा लिख दीजिए। न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन।
न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर किसी को इन दो शब्द का हिंदी परिभाषा मालूम है तो थोड़ा लिख दीजिए, उससे सभी को बेनिफिट होगा। अच्छा, तो पहले हम लोग न्यूक्लियर फिशन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। फिशन मतलब तोड़ना। फिशन का मतलब क्या है? फिशन का मतलब है तोड़ना। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ये जो यूरेनियम धातु है उसको, उसका अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को कुछ न्यूट्रॉन्स के ज़रिए उस न्यूक्लियस को हम लोग तोड़ देते हैं। और ये न्यूट्रॉन्स जब यूरेनियम धातु की न्यूक्लियस को जाके न्यूक्लियस का साथ टक्कर खाते हैं तो उस यूरेनियम का जो न्यूक्लियस वो टूट जाता है, बिखर जाता है, जिसको हम लोग फिशन कहते हैं। और उस बिखरने के दौरान उसकी न्यूक्लियस से, यूरेनियम के न्यूक्लियस से काफ़ी परिमाण ऊर्जा बाहर आती है। तो उस ऊर्जे को काम में लगा के हम लोग पानी को बॉयल करते हैं। और जैसे जैसे पानी बॉयल होती है, वाटर जो वेपर तैयार होता है उससे, उस वाटर वेपर को अंडर प्रेशर हम लोग उसको काम में लगा के टरबाइन्स को घुमाते हैं। और जैसे जैसे टरबाइन्स घूमते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होती है। तो हम एक बार फिर से बोलते हैं, न्यूक्लियर फिशन। फिशन का मतलब क्या है? फिशन का मतलब है तोड़ना, टूटना, बिखरना। तो न्यूक्लियर फिशन में हम लोग किस धातु का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि यूरेनियम एक तेजस्क्रिय धातु है। और यूरेनियम का अंदर जो न्यूक्लियस है, यूरेनियम धातु का अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को हम लोग न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं। तो जैसे जैसे न्यूट्रॉन यूरेनियम की न्यूक्लियस के साथ टक्कर खाते हैं, यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट के बिखर जाता है। और इस बिखरने के दौरान यूरेनियम का न्यूक्लियस का अंदर जो अंतर्निहित शक्ति है, वो शक्ति, उस ऊर्जा बाहर आती है। उस ऊर्जा को इस्तेमाल करके हम लोग पानी को उबालते हैं, पानी को वाटर वेपर में रूपांतरित करते हैं। और उसी वाटर वेपर्स को काम में लगा के हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं। और जैसे जैसे टरबाइन्स घूमते हैं उसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन संभव होती है। अच्छा, ये तो हो गया आपका न्यूक्लियर फिशन। इसका बाद है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन मतलब जोड़ना, फिशन मतलब तोड़ना और फ्यूजन मतलब जोड़ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग हाइड्रोजन का जो एटम्स हैं, अणु हैं, उन हाइड्रोजन एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, फ्यूज़ करते हैं। और जब दो हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे का साथ फ्यूज़ होते हैं, जोड़ते हैं, उससे भी काफ़ी परिमाण ऊर्जा उत्पन्न होती है। अच्छा, समवन हैज़ रिटन द हिंदी टर्म्स, थैंक यू वेरी मच। आप लोग उस हिंदी टर्मिनोलॉजी को एक बार देख लीजिए, उससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो हम इंग्लिश में ही बोलते हैं, आप लोग थोड़ा टर्मिनोलॉजी देख लीजिए। अच्छा, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको लेके हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, फ्यूजन मतलब जोड़ना। इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं? इसमें हम लोग हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं उन दो परमाणुओं को जोड़ते हैं। और जैसे जैसे इन दोनों परमाणु का जो न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ये फ्यूजन प्रक्रिया के दौरान बहुत परिमाण ऊर्जा पैदा होती है। और इसी फ्यूजन प्रक्रिया से सूरज, सन का अंदर भी ऊर्जा तैयार होती है। इसीलिए उस सूरज में इतनी ऊर्जा है और जिसको हम लोग इस्तेमाल करके इस दुनिया में प्राण का अस्तित्व संभव है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन से समस्या यही है कि उससे तापमात्रा काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन से सोचिए तापमात्रा 1 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड हो सकती है। तो हमारे पास वैसे मटेरियल नहीं है जो मटेरियल इतनी तापमात्रा को सह सके, वो गल जाएगा, पिघल जाएगा। तो इसीलिए हमारे जो परमाणु संक्रांत जो ऊर्जा है वो न्यूक्लियर फिशन से ही मिलती है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक कॉन्सेप्ट है,
ये एक धारणा है, इसका ऊपर अभी काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है ताकि इसको हम लोग भविष्य में काम में लगा सकें। लेकिन ये जो शक्ति है परमाणु शक्ति, ये बात सही है कि परमाणु शक्ति का जो संभावनाएं हैं भविष्य के लिए वो काफ़ी है। मतलब परमाणु शक्ति को इस्तेमाल करके हमारी भविष्य में जो ऊर्जा की समस्याएं हैं उस समस्याओं को हम लोग हल कर पाएंगे। लेकिन इस शक्ति का जो उत्पादन प्रक्रिया है न्यूक्लियर फिशन, इससे समस्याएं भी काफ़ी हैं। तो पहले समस्या तो हम लोग ये सोचेंगे कि जो यूरेनियम धातु को इस्तेमाल करके हम लोग परमाणु शक्ति को काम में लगाते हैं, वो यूरेनियम धातु इस्तेमाल हो जाने का बाद भी वो रेडियो एक्टिव रहता है, वो तेजस्क्रिय रहता है और उस तेजस्क्रियता के दौरान उससे काफ़ी बीमारियां, और सबसे भयंकर बीमारी उससे जो हो सकती है वो है कैंसर। तो एक सवाल ये उठेगा कि वो इस्तेमाल किया हुआ जो यूरेनियम है उसको हम लोग कहाँ फेंकेंगे? उसको हम लोग ना ज़मीन का नीचे डाल पाएंगे क्योंकि उससे भी तेजस्क्रियता फैलेगी, ना ही उसको हम लोग समुंदर में गिरा पाएंगे क्योंकि उससे भी तेजस्क्रियता फैलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या की जगह है। ये बहुत बड़ी सवाल है कि इस्तेमाल किया हुआ यूरेनियम को हम लोग कहाँ डालेंगे, ये एक समस्या है। दूसरी समस्या ऐसा होगी कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, हमारे देश में कुछ जगहों में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, तमिलनाडु का कलपक्कम में, उत्तर प्रदेश का नरोड़ा में, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां हम लोग न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन इसका एक और असुविधा यही है कि अगर इसमें कोई दुर्घटना घटी, अगर इसमें कोई सब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो इससे काफ़ी परिमाण तेजस्क्रिय पदार्थ रेडिएशंस ये हमारे पर्यावरण में फैल जाएंगे और इससे काफ़ी लोगों की मौत हो सकती है, काफ़ी लोगों में बीमारियां फैल सकते हैं। और हिंदुस्तान में हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब एक जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं इंडिया में, पर्टिकुलरली शहरों में। गाँव का इलाका में उतना समस्या नहीं है पॉपुलेशन डेंसिटी का, लेकिन शहरों में है। तो अगर शहरों में ऐसे रेडिएशंस फैल जाएंगे तो उससे काफ़ी लोगों की मौत हो सकती है। और ऐसे न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स दुनिया में पहले हो चुके हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स में 1979 वहाँ 3 माइल आइलैंड डिज़ास्टर हो चुका है। रशिया में 1986 में चेरनोबिल डिज़ास्टर हो चुका है। जापान में 2011 में फुकुशिमा दाइची का जो डिज़ास्टर वो भी हो चुका है। तो अगर हम लोग इन सब देशों के बारे में सोचेंगे कि रशिया, अमेरिका, जापान एट्सेट्रा, ये सब काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, तो ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स को रोक नहीं पाए। तो हमारे पास हम लोग तो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी सवाल रहेगा कि अगर हमारे देश में ऐसे परमाणु दुर्घटना घटी तो उसका प्रभाव क्या हो सकता है, कितनी लोगों की जान जाएंगे, कितनी लोगों को बीमारी हो सकती है। तो ये एक रिस्क न्यूक्लियर पावर से हमेशा रहता है। तो आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ कैन न्यूक्लियर एनर्जी बी जनरेटेड? हाउ कैन न्यूक्लियर एनर्जी बी जनरेटेड? मतलब परमाणु शक्ति का उत्पादन कैसे होती है? परमाणु शक्ति की उत्पादन कैसे होती है? नंबर 2, what are the disadvantages of using nuclear power? What are the disadvantages of using nuclear power? परमाणु शक्ति का इस्तेमाल से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसको आलोचना करना होगा। परमाणु शक्ति का इस्तेमाल से
क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होगा उसका आलोचना करना। अच्छा, इसके साथ हमारे जो ऊर्जा संसाधन थे वो खत्म हो गए हैं। अब हम लोग आएंगे भूमि संसाधन, लैंड रिसोर्स। भूमि संसाधन, लैंड रिसोर्स। अच्छा, पहले तो ये हम लोग समझेंगे कि भूमि या फिर ज़मीन हमारे देश में, पूरी दुनिया में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि हम लोग जो खेती का काम करते हैं वो ज़मीन के ऊपर करते हैं जिससे हम लोग को खाना मिलता है। हमारे जो फाइबर का रिक्वायरमेंट्स हैं, फाइबर मतलब कपड़ा, उसका एग्रीकल्चर भी ज़मीन का ऊपर ही होता है। मतलब ज़मीन हमको सिर्फ खाना देता है ऐसा नहीं, वो हमको कपड़ा भी देता है। और फिर हमारे जो उन्नति का जो एवेन्यूज़ है, डेवलपमेंटल एवेन्यूज़, हमारे घर, हमारे सड़कें, हमारे शहरें, हाँ, हमारे जो ब्रिजेज़ हैं, वो सब ज़मीन का ऊपर ही बनाया जाता है। तो इसी के कारण ज़मीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन ये याद रखना है कि ये एक फाइनाइट संसाधन, फाइनाइट रिसोर्स है, मतलब ये एक सीमित संसाधन है। अगर हम चाहेंगे तो इस ज़मीनी संसाधन को हम लोग वृद्धि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया में ज़मीनी भाग सीमित है। तो उस सीमित ज़मीनी भाग को अगर हम लोग साइंटिफिकली इस्तेमाल करें, बुद्धि और विवेचना का साथ इस्तेमाल करें, तो उसको हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन आज का जो ज़माने में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या का वृद्धि हो रही है, उसके साथ ज़मीनी व्यवहार बहुत ख़राब होते जा रहा है। कुछ इलाकों में जैसे हम लोग देखेंगे कि वन संपत्ति को विनष्ट करके वहाँ खेती हो रहा है। खेती का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आधुनिक है, लेकिन उसमें ज़मीन को ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। हम लोग काफ़ी परिमाण में उसमें कीटनाशक फर्टिलाइज़र्स दे रहे हैं, जिसके चलते ज़मीन का जो स्वाभाविक उर्वरता, जिसको हम लोग फर्टिलिटी कहते हैं, वो विनष्ट होते जा रहे हैं। तो मतलब ज़मीन को अगर हम लोग ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका जो उर्वरता वो विनष्ट होंगे। इसका अलावा ज़मीन को लेके और भी समस्याएं हैं। जैसे जब हम लोग हमारे जो अर्बन और इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, शहर का जो वेस्ट है, इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है, उन वेस्ट्स को हम लोग ज़मीन के ऊपर फेंक देते हैं। जैसे आप लोग आसनसोल का बाहर देखे होंगे, काली पहाड़ी इलाका में एकदम ज़मीन का ऊपर हम लोग सब अपना शहर का जो वेस्ट है, गंदगी है, उसको वहाँ फेंक देते हैं। मतलब उससे क्या होता है कि वो गंदगी के चलते उस ज़मीन का जो व्यवहार, उस व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, उस ज़मीन का उर्वरता में खराबी आ जाती है। तो उसके चलते उस ज़मीन और इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। इसका अलावा सॉयल इरोजन को लेके एक बहुत बड़ी समस्या पूरी दुनिया में है। अब देखिए, ज़मीन का जो ऊपरी भाग है, मतलब पहला 15 से 20 सेंटीमीटर का जो ज़मीन है, वो है सबसे उर्वर, सबसे फर्टाइल। उसी के अंदर सबसे ज़्यादा परिमाण पौष्टिक पदार्थ भरे हुए हैं, जो पौष्टिक पदार्थ को इस्तेमाल करके पेड़ पौधे ज़िंदा रहते हैं, जो पौष्टिक पदार्थ को इस्तेमाल करके हम लोग खेती कर सकते हैं, हमारे खाने को उत्पादन को हम लोग वृद्धि करवा सकते हैं। लेकिन हमारे गलत इस्तेमाल से उस ज़मीन का ऊपरी भाग का जो ज़मीन, पहला 15 से 20 सेंटीमीटर गभीरता की जो ज़मीन, वो ज़मीन बह के चल जा रहा है। कैसे? जैसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम लोग की सोचिए कि जो वन संपत्ति को हम लोग विनष्ट करते हैं, तो वन, उनका जो बड़े बड़े पेड़ हैं, वो ज़मीन, उनका जो रूट्स, उनका मूल ज़मीन को पकड़ के रखते हैं। और पेड़ों से हवा जब टकराती है, हवा की गति कम हो जाती है। पेड़ों के बीच से जब पानी गुजरती है, पानी का प्रवाह कम हो जाती है। और ये हवा और पानी, तेज़ बहती हुई हवा और तेज़ प्रवाहमान पानी, इन दोनों से ऊपरी भाग का ज़मीन का नुकसान सबसे ज़्यादा होती है। ये हुआ पहला कारण। दूसरी कारण हम लोग यह देखेंगे कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो
पशुपालन का जो हमारी जीविका है वो भी ज़मीन के लिए एक समस्या है। क्यों? आप लोग जानते होंगे कि पशुपालन में इंडिया सबसे नंबर 1 कंट्री है। ये एक बहुत बड़ी जीविका है। हम लोग जिन लोग आपको गांव का साथ संजोग है, आप लोग जानते होंगे कि वहाँ बहुत सारे लोग गांव के लोग बकरियां पालते हैं, फिर गाय पालते हैं, तो इससे हमारे देश का एक जीविका है। लेकिन ये जो पशुएं हैं, इन पशुओं को खिलाने के लिए हमारे पास ज़मीन होना चाहिए, लेकिन हमारे पास उतना ज़मीन नहीं है। पशुओं का जो संख्या वो काफ़ी बढ़ चुकी है, तो इस ज़मीन में हम लोग उसको चढ़ने देते हैं। लेकिन ये जो ओवर ग्रेजिंग होती है, मतलब ज़मीन कम पशुएं ज़्यादा, तो इन पशुओं उस ज़मीन में उपस्थित जितनी भी वनस्पति हैं उनको पूरी तरीके से विनष्ट कर देते हैं। और जब भी वनस्पति पूरी तरीके से विनष्ट हो जाएंगे, वो ज़मीन एकदम सूखा पड़ जाएगा और उसका ऊपर बहती हुई हवा, बहती हुई पानी से उस ज़मीन का इरोजन, उसका क्षय हो जाएगा। तीसरी कारण हम लोग देखेंगे ऐसा कि ज़मीन का ऊपर हम लोग जो वेस्ट डंपिंग करते हैं उससे भी ज़मीन को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। हाँ, और चौथी कारण हमारे जो खनन कार्य है, हाँ, जैसे हम लोग कोयला उठाते हैं, मिट्टी का नीचे से हम लोग ये जो खनन कार्य करके खनिज पदार्थों को ऊपर लाते हैं, इस खनन कार्य से भी ज़मीन को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो ये सब कारण से हमारे जो ज़मीनी संसाधन है उसका क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते जा रहा है और ज़मीन ग्रेजुअली डेजर्टिफाइड हो रहा है। मतलब ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता रेगिस्तान में बदल रहा है। तो जब भी हम आपको रेगिस्तान के बारे में बोलेंगे तो आप लोग क्या सोचिएगा कि वो एक ऐसी ज़मीन है जिसका वास्तुतंत्र के हिसाब से भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और अर्थनीति का दिक से भी कोई सुविधा नहीं है। तो रेगिस्तान ज़मीन को अगर हम लोग रेगिस्तान में बदल देंगे तो उस ज़मीन वेस्ट लैंड में रूपांतरित हो जाएगा, जिससे ना कोई वास्तुतंत्र की सुविधा, ना कोई अर्थनैतिक सुविधा, दोनों मतलब कोई भी किस्म का सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं होंगे और वो ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता बर्बादी की तरफ चल जाएगा। तो आप एक सवाल लिख लीजिए, राइट डाउन अ क्वेश्चन, write down a question, write down what are the causes and effects, what are the causes and effects of land degradation, what are the causes and effects of land degradation and soil erosion, what are the causes and effects of land degradation and soil erosion। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ हमारे दूसरी चैप्टर नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन, ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आपका जो इंटरनल एग्जामिनेशंस होगा वो फरवरी का लास्ट वीक में होगा, मतलब 21 तारीख के बाद ही संभव होगा। ऐसे ही प्रपोजल्स हैं, अभी तक डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है। जब डेट फाइनलाइज होगा आपको मालूम चल जाएगा। एक नंबर। दूसरी नंबर आपका इंटरनल का जो क्वेश्चंस वो MCQ क्वेश्चंस होंगे। 10 MCQ क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस। गूगल फॉर्म के द्वारा आपको क्वेश्चंस भेजा जाएगा, आप लोग ऑनलाइन उसका आंसर्स भरेंगे, भर के सबमिट कर देंगे, ठीक है। और 10 क्वेश्चंस दिया जाएगा और पहला 2 चैप्टर आप लोग एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कीजिए। पहला 2 चैप्टर्स क्या है, एक है बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट और दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। और एग्ज़ाम का पहले हम आपको कुछ सजेशंस दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में वो सजेशंस आपके पास पहुंच जाएगा और क्वेश्चंस इंग्लिश में होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंटरनल की क्वेश्चंस इंग्लिश में होगा, क्योंकि हिंदी टाइप करना में तो दिक्कत है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो इंग्लिश आसान रहेगा, आपको मतलब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और किसी को कोई डाउट्स है तो पूछिए, किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए। इफ़ यू हैव सम डाउट्स प्लीज़ आस्क मी। नहीं, आंसर लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो इंटरनल्स के लिए तो मल्टीपल चॉइस रहेगा ना, आपको सिर्फ सटीक चॉइस में आपको क्लिक करना होगा बस।
आंसर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर अब जब यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन होगा तब लिखिएगा, अभी नहीं। ओके, और कोई डाउट्स है तो पूछिए। चिंता का कोई कारण नहीं है। यूट्यूब में तो मेरा लेक्चर्स हैं, आप लोग लेक्चर्स बढ़िया से सुनिए, उसी का बीच से सारा सवाल रहेगा। और हम एग्ज़ाम का पहले आपको कुछ सजेशंस भी दे देंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग सब मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें, ताकि आपका नंबर अच्छा रहे। और चिंता का कोई बात नहीं है। इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन एकदम आसान इंग्लिश में है, आप लोग एकदम समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ओके देन आई एम एंडिंग द क्लास। और अगली वीक फिर मुलाकात होगी आपसे, और तब तक हम इस वीडियो को अभी कुछ ही देर में यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं। ठीक है, ओके देन बाय।